किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के विषय में जो सत्य है उस सत्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। प्राकृतिक खेती के विषय में मैं कोई किस्सा कहानी चुटकुला नहीं सुनाता हूं और ये काम मैं इसलिए करता हूं कि देश का किसान इस सत्य को जाने और अपना और अपनी आने वाली संतानों का भविष्य संवारे। मित्र, थोड़ा सा चूक गए ना अगर देश के किसान, तो ये संपूर्ण खेती कुछ ही सालों के बाद कारपोरेट सेक्टर में चली जाएगी। यानी कि हम अपने ही मुल्क में गुलामी जैसा जीवन जिएंगे। आज भी किसान गुलामों जैसा ही जीवन जी रहा है, परतंत्र है, आत्मनिर्भर नहीं है, स्वावलंबी नहीं है। किसान बाजार पर निर्भर हो गया है। बिना फर्टिलाइजर के उसकी खेती नहीं हो सकती, उसको बीज बदलना ही पड़ेगा, उसको कीट बीमारी और खरपतवारों के लिए दवा लानी ही पड़ेगी। वो जो पशुपालन करेगा उसके लिए भी उसको बाजार से राशन लाना पड़ेगा, उसको जमीन के नीचे का पानी निकालना पड़ेगा, उसको हार्वेस्टर से कटाई करानी पड़ेगी। मजदूर नहीं मिलेंगे, जबकि देश में मजदूर बहुत हैं। मैं जो अध्ययन करता हूं कि एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, उसके आप शिकार हो रहे हैं और आप समझ नहीं रहे। मैं अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी खेती करनी है। हमने अपने जीवन काल में देखा है खेती को बर्बाद होते। हमारी इस बात पर बहुत सारे लोग हंसेंगे, हंसते ही हैं कि एक तो खेती की कितनी उन्नति हो रही है और ये कह रहा खेती की बर्बादी मैं देख रहा हूँ। बर्बादी कहाँ, खेती की तो उन्नति है, गांव की तो समृद्धि है। गांव में सड़कें बन रही हैं, गांव में स्कूल बन रहे हैं, गांव में पंचायत सचिवालय बन रहे हैं, गांव में अस्पताल बन रहे हैं, गांव में पानी की टंकी बन रही है। इतना तो डेवलपमेंट हो रहा है और ये आदमी कह रहा किसान की, खेती की, गांव की बर्बादी हो रही है। अब नजरिया है मित्र, कौन किस नज़र से देखता है। अगर हमने नजरिया नहीं बदला, आपने मेरी बात नहीं सुनी, अब मेरी जिंदगी है कितने दिन की? 61 साल का तो हो गया। 61 साल के बाद आदमी कितने दिन जीता है? और हमारे विरोधियों ने अगर हमको कभी टपका दिया तो मैं चाहता हूं कि मेरी बात समझ जाएं, लोगों को समझा दें। बात क्या है मित्र? हम अक्सर कहते हैं कृषि दर्शन। कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, कृषि विज्ञान का विषय नहीं है, कृषि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। अगर मैं कृषि को दर्शन का विषय मानूंगा तो मेरे जीवन में आनंद आएगा। जैसे 17वीं शताब्दी में मेरे बाबा परबाबा खेती को प्यार के नज़रिए से, दर्शन के नज़रिए से, धर्म के नज़रिए से देखते थे, तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न केवल भारत पैदा करता था। और जब हमने खेती को अर्थशास्त्र के नज़रिए से, विज्ञान के नज़रिए से देखना शुरू किया तो क्या हुआ? हमारे हाथ लगा क्या?
अब बीच में कुछ लोग आते हैं कि अरे चांद साहब 17वीं शताब्दी की बात तो छोड़ो, अभी हम आज़ादी के बाद भूखों मरते थे और 60 मिलियन टन टोटल खाद्यान्न था, भरपेट पूरी आबादी 34 करोड़ आबादी को तो खाना नहीं मिलता था। ये तो आप कहिए शुक्र मनाइए हरित क्रांति का, शुक्र मनाइए हरित क्रांति का कि सबको भरपेट भोजन मिलने लगा। अब मैं क्या कहूँगा, शुक्र मनाइए हरित क्रांति का कि सबको भोजन में जहर परोसा जाने लगा, दूध में जहर, सब्जियों में, फलों में, अनाजों में, सब में जहर जहर जहर। अब जहर खा के मरता हुआ आदमी अगर कागज़ का नोट दिख गया खुश है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूं? यानी भोजन में जहर है, पानी में जहर है, हवा में जहर है, लेकिन हमको गांधी छाप नोट दिख रहा है, 500 के नोट दिख रहे हैं, तो बोले खुश हैं, नोट सान लेने में। कागज़ का नोट कल को आपको पानी नहीं दे पाएगा, भोजन नहीं दे पाएगा, हवा नहीं दे पाएगा, किसी भी बीमारी का समाधान नहीं है कागज़ का नोट, ध्यान रखना। तो बीमारी का समाधान क्या है? सनातन। बीमारी का समाधान है फर्टाइल ज़मीन, बीमारी का समाधान है जलाशय, बीमारी का समाधान है जंगल, बीमारी का समाधान है बायोडाइवर्सिटी। आज की कृषि तकनीकी और हमारी सोच क्या कर रही है? जलाशयों में कब्जा, भूगर्भ जल का दोहन, ज़मीन को बंजर बनाना, जंगलों को काटना, जीव जंतुओं वन वनस्पतियों को मारना, कल्पना करना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि नेचर में मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ की भूगोल के हिसाब से जो जो चीज़ें, वनस्पतियाँ, जो जो जीव जंतु होने चाहिए वहाँ पर हों। जमीन में आज के 200 साल पहले, 500 साल पहले, 10,000 साल पहले राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, यूपी में, केरला में, अपनी अपनी क्लाइमेट के अनुसार अपनी अपनी प्रदेश में जाइए, अपने अपने ज़िले में जाइए, वहाँ जितने प्रकार की वनस्पतियाँ, जितने प्रकार के जीव जंतु होने चाहिए थे, क्या हैं? तो हम क्या पाते हैं? केचुआ गायब, गुबरैला गायब, मेंढक गायब, तितली गायब, मधुमक्खी गायब, चिड़िया गायब। हमने आज के 13 साल पहले महोबा में एक सर्वे किया 25 गांव में बुजुर्गों से, और उनको एक सीट ले गए थे, कौआ, कबूतर, कोयल, मोर, बगुला, हंस, है ना, जितने प्रकार की चिड़ियों के नाम मुझको पता थे वो सब लिखे उसमें लाइन से, कंप्यूटराइज। बहुत सारे पक्षियों के नाम पता नहीं थे, बुजुर्ग लोग जानते हैं। फिर वहाँ मैंने सर्वे किया कि पहले यानी 47-50 के दशक में इनमें से, जैसे गौरैया है, गांव में गौरैया की संख्या सैकड़ों में थी, हज़ारों में थी, दहाई में थी। कौआ सैकड़ों में थे, हज़ारों में थे, दहाई में थे। मोर, बतख, हंस, सब। हमने पाया कि 90% पक्षी खत्म हो चुके ओवरऑल। बहुत सारे पक्षियों की तो प्रजाति ही गांव में नहीं है, और जो हैं वो जो हजारों में थे वो सैकड़ों में बचे, जो सैकड़ों में थे वो दहाई में बचे, जो दहाई में थे वो तो बिल्कुल विलुप्त हो गए। ये मेरी जीवन शैली और ये मेरी एग्रीकल्चर की तकनीकी है कि मैंने तितली मार डाली, मैंने मधुमक्खी मार डाली, मैंने चिड़िया मार डाली, मैंने जीव जंतु मार डाले, मैंने, और आज भी मारते 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 घासों को मारते हैं, जीवों को मारते हैं। किसको मारना चाहते हैं, कौन मर जाता है, मैं पता नहीं, बस अंधा खेल चल रहा है। लोगों का धंधा चल रहा है, किसान की जेब का गाड़ी कमाई का पैसा जा रहा है। जमीन किसान की बर्बाद हुई, कर्ज में किसान आया, गांव से पलायन हुआ, गांव के जलाशय सूखे, गांव के रोजगार, स्वावलंबी गांव था वो सब खत्म हुआ। कुम्हार नहीं है, नाई नहीं है, बढ़ई नहीं है, लुहार नहीं है, जुलाहा नहीं है, धोबी नहीं है, सब धंधे कहाँ चले गए? शहरों में चले गए। मजदूर नहीं है। पॉलिसी समझना पड़ेगा। मैं चलिए
अब रासायनिक खेती से लागत बढ़ गई, पेस्टिसाइड डाल करके लोग बीमार होने लगे, भूगर्भ जल का दोहन हो गया, ज़मीन बंजर हो गई। अब लोगों ने कहा नेचुरल फार्मिंग। अब जब जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग की बात आती तो एक बहुत बड़े लोग हैं, कई सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है कितने लोग इस नेचुरल फार्मिंग के मिशन को फ्लॉप करना चाहते हैं और नेचुरल फार्मिंग के वो महारथी बने हुए हैं। मतलब वो नेचुरल फार्मिंग लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन बैक विंडो से वो नेचुरल फार्मिंग को फेल कर रहे हैं चुटकुले सुना करके। किसान कंफ्यूज है। अब किसान कहता है साहब वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, मैं किसकी मानूं? तो उसका प्रश्न होता है कि साहब सभी तो झूठ बोल रहे हैं, तो हो सकता है आप भी झूठ बोल रहे हो। हमने कहा मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये आपकी समझ है। और खेती में अक्सर कहता हूँ, खेती आपकी अपनी समझ से होगी तो अच्छी होगी, मेरी भी समझ नहीं, किसी की समझ नहीं, अपनी समझ। क्यों? आपकी ज़मीन आप समझिए, आपका खेत आप समझिए, आपका पानी आप समझिए, आपका गांव आप समझिए। मैं तो ये फ्रेम बना के देता हूँ कि इसमें आप अपने हिसाब से ज़रा सेट करो क्या क्या चीज़ें सेट हो सकती हैं। चलिए, तो नेचुरल फार्मिंग का दूसरा नाम, नेचुरल फार्मिंग, जब नेचुरल शब्द आता है, प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति। प्राकृतिक खेती का मतलब होता है प्रकृति। अब अगर प्रकृति मेरी अच्छी है तो प्राकृतिक खेती अपने आप हो जाएगी। प्रकृति में की जाने वाली खेती, प्राकृतिक संसाधनों से की जाने वाली खेती, प्राकृतिक खेती का मतलब बाजार नहीं जाना, समझ रहे ना? हींग लेने, फिटकरी लेने, तांबे का सिक्का लेने, मट्ठा लेने, ये लेने, वो लेने, वो लेने, वो लेने, कुछ नहीं। प्रकृति के प्रति मेरा समर्पण, प्रकृति को इतना खूबसूरत बना दूं कि फिर पूरा सिस्टम अपने आप पटरी पर गाड़ी चलने लगे। पटरी केवल बिछानी है, पटरी से गाड़ी उतर गई है तो गाड़ी को पटरी पर लाना है, पटरी टूट गई तो पटरी को बिछाना है। अभी प्रकृति का सिस्टम थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया तो प्रकृति के सिस्टम को सही करना है, उसके बाद उसमें फसल का कर देना है, हो गया। चलिए, मैंने यहाँ कुछ बिंदु लिखे हैं। कृषि, एक तो पहले जान लीजिएगा, कृषि को जब से मैंने अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखा तभी से किसान कर्ज में गया। जब मेरे बाबा परबाबा कृषि को अर्थशास्त्र कागज़ के नोट से देखते ही नहीं थे, उनका तो मिल जाता था नोट, फिर भी सोने चांदी के सिक्के आते थे विदेशों से। किसी किसान का बाजरा ज्वार बिकता था तो बंदरगाह से होते हुए जाता था दूसरे देशों में, फिर वहाँ से सोने चांदी के सिक्के आते थे। और हिंदुस्तान में जो भी आपके पास घरों में देख लेना, 3 प्रकार के सिक्के मिलेंगे चांदी के। एक में किसी मुग़ल शासक की फ़ोटो होगी, एक में किसी ब्रिटिश शासक की फ़ोटो होगी, और अब तो जो देश में बन रहे हैं चांदी के सिक्के वो हल्के वाले, मिलावटी वाले, जिसमें गणेश लक्ष्मी छापा जाता है। चांदी का मूल सिक्का इस देश में विदेशों से ही आता था, चूँकि कागज़ का नोट नहीं चलता था। तो जब हम कृषि को धर्म के नज़रिए से, दर्शन के नज़रिए से, कर्म के नज़रिए से, पवित्र भाव से देखते थे तो मेरे पास खुशियाँ थी, मेरा शरीर स्वस्थ था, मेरी ज़मीन स्वस्थ थी, मेरे जलाशय स्वस्थ थे, बायोडाइवर्सिटी जिंदा थी और सोना चांदी भी था। आज क्या हुआ? न मेरी ज़मीन अच्छी है, न मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, न मेरा गांव अच्छा है, न मेरा जलाशय अच्छा है, न मेरे गांव में बायोडाइवर्सिटी बची। मायूस सा इंसान, 99 के चक्कर में उलझा हुआ इंसान, गांव में दिन भर ताश की गड्डी खेलता हुआ इंसान, आधे से ज़्यादा युवा पीढ़ी दारू पीती हुई। गांव का माहौल इतना खराब हुआ है, और किसने किया है? सिस्टम ने। आप समझ ही नहीं पाए, आपको जो रोटी का टुकड़ा डाला गया, जो लालच दिया गया, आप समझ ही नहीं पाए कि आपके साथ क्या खेल हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा समझिए। तो क्या क्या समझना है? 2 ही चीज़ें मित्र,
अगर आपको एग्रीकल्चर समझ में नहीं आई, अगर प्राकृतिक कृषि की हकीकत नहीं समझी, तो फिर मौत के लिए रेडी रहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम सब कब्रें खोद रहे हैं अपने अपने नाप की, और गद्दारों से हाथ मिला लो गद्दी अपने बाप की। हम सब लोग अपनी अपनी, और अब आगे बढ़ गए 2 कदम। मुझे मालूम है मेरे बच्चे तो फावड़ा लेके अपनी कब्र भी नहीं खोद पाएंगे, तो मैं अपनी भी खोद रहा हूँ, बच्चों की भी खोद रहा हूँ। क्या दिखता नहीं है? बच्चों का भविष्य, वर्तमान की परिस्थितियां, बेरोजगारी की परिस्थितियां, खेती की लागत इतना ज़्यादा बढ़ जाना, अगर मैं सत्य को नहीं स्वीकार करूंगा तो कल बच्चे को सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं, फिर करेंगे क्या? प्राकृतिक संसाधन लुट गए। इसलिए मैंने कहा मैं चुटकुला नहीं सुनाता, मैं सत्य बताता। तो सत्य क्या है? पशुओं के बिना प्राकृतिक खेती हो सकती है? नहीं हो सकती। पशु तो पालने पड़ेंगे, बकरियां पालिए, भैंसियां पालिए, गैया पालिए, सुअर पालिए, मुर्गी पालिए। क्या वृक्षों के बिना खेती हो सकती है? आपका खेत का 5 एकड़ का टुकड़ा जो बिल्कुल नेकेड है, तप रहा है अप्रैल मई जून की गर्मी में, टेम्परेचर बढ़ गया है, चिड़ियां नहीं हैं, वृक्षों के बिना प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। नोट कर लीजिएगा, पशुओं के बिना प्राकृतिक खेती असंभव, वृक्षों के बिना प्राकृतिक खेती असंभव, और जमीन की फर्टिलिटी के बिना, मतलब जमीन में ह्यूमस नहीं है, 1% ह्यूमस नहीं है, 0.3% है, नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकती। और जो बोलता है झूठ बोलता है। पानी के बिना प्राकृतिक खेती, मतलब जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, 300 फुट नीचे से निकालते हो, और उसको कहते हो नेचुरल फार्मिंग। मैंने पीछे बोला नेचुरल फार्मिंग का मतलब है प्रकृति को जिंदा रखना। यहाँ तो मैं प्रकृति के नीचे का भूगर्भ जल लूट रहा हूँ, मिट्टी की फर्टिलिटी को लूट रहा हूँ। पानी के बिना प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती, और जैव विविधता, बायो, तितली और मधुमक्खी और मेंढक और केचुआ के बिना प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। चलिए, अब प्राकृतिक खेती में एक विषय आता है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। अब ये सिस्टम का खेल है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। पीछे जाएंगे, क्या मतलब? एक गाय से 35 एकड़ खेती। क्या करना है? गाय के पीछे डब्बा लेके खड़ा होना है, गाय का पैसा भी इकट्ठा करना है। मतलब आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। फिर मैंने कहा संपूर्ण प्रकृति का दर्शन, जमीन का, जल का, जंगल का, जीवों का। देखिए, अभी मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, जीवों की बात नहीं कर रहा हूं, जल की बात नहीं कर रहा हूं, और जीवों में केवल और केवल गाय की बात कर रहा हूं कि गाय होगी तो खेती होगी। मैं इससे सहमत हूं, गाय बहुत अच्छा जीव था। गाय ने हमारी करोड़ों साल से हमको गाय ने ही पाला है। मैंने गाय का ही दूध पिया है, मैंने बैल से ही खेती की है। ट्रैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं थी, फर्टिलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर से खेती। गाय क्या गोबर गौमूत्र के लिए पैदा हुई थी? दिमाग लगा ना अपना। विधाता ने, परमात्मा ने सृष्टि की रचना में छोटे छोटे जीवों की रचना करते 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 गाय बहुत खूबसूरत प्राणी है, तो मनुष्य के पहले गाय आई। लेकिन गाय के पहले बहुत सारी चीजें हैं, उनको मार देंगे, केवल गाय से खेती हो जाएगी। बछड़ों को सड़क पर छोड़ देंगे, गौमूत्र से खेती हो जाएगी। कितना ओछापन है। इसलिए मैं कहता हूं गाय बचनी चाहिए। गाय का मैं पक्षधर हूं, और मैंने एक सर्वे किया है, जैसे 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 गाय के प्रति हम असंवेदनशील होते गए, वैसे वैसे मेरे हालात बिगड़ते चले गए। लेकिन गाय बचेगी कैसे? गाय बैल से बचेगी, गाय दूध से बचेगी,
या गौमूत्र गोबर से बचेगी? मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश में जो लोग गौमूत्र और गोबर से गाय बचाना चाहते हैं वो गलतफहमी मत माने। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, अगर गाय बचाने के दिली तमन्ना है ना, तो चलिए मेरी 4 बातें मान लीजिए। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी खत्म कर दीजिए, ट्रैक्टर पर और कृषि यंत्रों पर अनुदान खत्म कर दीजिए, और गाय बैल से खेती करने वाले को कुछ एक्स्ट्रा दे दीजिए। अभी गाय पल जाएगी, गाय बच जाएगी। समस्या क्या है कि जो कठोर निर्णय है, जैसे मैं जो बात बोल रहा हूँ, किसी में है हिम्मत? जो बात मैं बोल रहा हूँ पब्लिकली सोशल मीडिया में, है किसी की हिम्मत बोल देगा? मैं दावे के साथ कहता हूँ गौमूत्र गोबर से गाय नहीं बचेगी, लेकिन चमचे लोग कहते हैं गाय बच जाएगी गौमूत्र गोबर से। क्योंकि मेरा कोई इरादा गंदा नहीं है। मेरा इरादा है कि देश बचना चाहिए, ज़मीन बचनी चाहिए, देश का किसान बचना चाहिए, देश के किसान के बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, किसी को बीमार नहीं होना चाहिए। प्रकृति सलामत रहेगी तो सब सलामत रहेगा। इसलिए मैं सनातन की बात करता हूँ। कृषि दर्शन का मतलब है सनातन का दर्शन। रोज बोलता हूँ, ये क्या है? सनातन। पशु क्या है? सनातन। वृक्ष क्या है? सनातन। जमीन क्या है? सनातन। पानी क्या है? सनातन। सनातन और कुछ नहीं है। सनातन का मतलब है जमीन की उर्वरता बचनी चाहिए, जल, वर्षा जल को रुकना चाहिए या भूगर्भ जल का दोहन रुकना चाहिए, या वर्षा जल का संचय होना चाहिए या भूगर्भ जल का दोहन होना चाहिए, अथवा जंगल वृक्ष बचने चाहिए, वृक्ष बचने चाहिए, झाड़ियां बचनी चाहिए, घासें बचनी चाहिए, जितनी भी वनस्पतियां हैं माता पार्वती है। जमीन हमारे आराध्य हैं शिव भोलेनाथ, और जंगल मेरी माता पार्वती है। पालन पोषण कर कौन रहा है? मैं जमीन में रहता हूँ और क्या खाता हूँ? जंगलों की उपज खाता हूँ। गेहूँ खाऊं, चना खाऊं, मटर खाऊं, टमाटर खाऊं, सेव खाऊं, अमरूद खाऊं, बेर खाऊं, क्या खाता हूं? माता पार्वती के आंचल का दूध पीता हूं। लेकिन जो हमको अच्छा लगता है वो खाता हूं, और उसके बाद मैं सोचता हूं कि सबको मार डालूं। ये भोलेनाथ और ये माता पार्वती, इनको ईश्वर ने निर्देश दिया है कि तुमको सबका पालन पोषण करना है, सबका। यानी धरती पर जितने भी जीव हैं, जैव विविधता, 60 लाख प्रकार के जो जलचर, थलचर, नभचर हैं, सबका कल्याण, सबको पालन की पोषण की जिम्मेदारी बाबा शिवनाथ को और माता पार्वती को ईश्वर ने दिया है। इसलिए घासें उगती हैं। हम अपने लिए चना, मटर, मसूर, सेव लगाते हैं। तितली के लिए, मधुमक्खी के लिए, हिरन के लिए, खरगोश के लिए, चींटी के लिए, चींटे के लिए, चिड़िया के लिए, गिलहरी के लिए किसी इंसान ने अब तक फसल बोई है? नहीं बोई। मित्र, परमात्मा की ये संपूर्ण कायनात, धरती पर जो कुछ भी मुझको नदी, नाले, झरने, पहाड़, वनस्पतियाँ, जलचर, थलचर, नभचर दिखते हैं, ये संपूर्ण व्यवस्था ईश्वर की है, जिसका नाम है सनातन, जिसमें जल, जंगल, जमीन सब है, सूरज भी है, आकाश भी है, वायु देवता भी है। इस सनातन को जानना, इस सनातन से अपने रिश्ते बनाना, और मुझे परमात्मा ने क्यों धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित किया, ये समझना, इसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती, जब तक आप विचारधारा नहीं बदलेंगे, सोच, सनातन के प्रति रचनात्मक नजरिया ही प्राकृतिक खेती। अगर मैं कहूँगा अरे प्राकृतिक खेती अलग विषय है, सनातन अलग विषय है, सनातन से क्या लेना देना यार, खेती से सनातन का क्या रिश्ता, खेती से धर्म का क्या रिश्ता, खेती से कर्म का क्या रिश्ता, खेती से भगवान का क्या रिश्ता, खेती से ईश्वर का क्या रिश्ता, तो फिर मैं फिर बता दूँ, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, बीमार होकर कैंसर से मरेंगे। इसलिए मित्र, मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ, यदि वो सत्य है तो मान लीजिए और लोगों को समझा दीजिए, और अगर मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ तो ठीक है, जो आपकी मर्जी वो करिए। नमस्कार।